हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। द केसरी नंदन एकेडमी में एक बार आपका सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता। आज हम यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉमन इंटेंशन। सेक्शन 3 क्लॉज 5 टू क्लॉज 9 BNS का। ये IPC का सेक्शन 34 था। स्टार्ट करते हैं। When a criminal act is done by several person in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. इसमें ये बोला गया है कि जब कोई क्रिमिनल एक्ट डन किया जाता है, कोई क्रिमिनल एक्ट बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जाता है इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, किसी कॉमन इंटेंशन में, यानी कि सामान्य आशय के फर्दरेंस में, उसके अग्रसर में कोई एक्ट किया जाता है, तो ईच ऑफ सच पर्सन, उसका हर एक व्यक्ति ऐसे ही लायबल होगा जैसे वो एक्ट उस एक एक पर्सन ने अकेले किया है। कॉमन इंटेंशन, प्री अरेंज्ड प्लान और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। कॉमन इंटेंशन का मतलब ये होता है कि प्री अरेंज्ड प्लान, यानी कि आपका पहले से ही कोई प्लान बना हुआ था, आपकी जो मीटिंग ऑफ माइंड्स है वो पहले ही हो गई थी। कॉमन इंटेंशन इज डिफाइंड नोवेयर। BNS में या IPC में कॉमन इंटेंशन कहीं डिफाइन नहीं है। सेम इंटेंशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 189 BNS। ठीक है, इसके एसेंशियल्स क्या हैं? Essential elements of section 3 clause 5 of BNS. The act must be a criminal act. एक criminal act होना चाहिए। Criminal act is done by more than one person. Criminal act एक या एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा, एक नहीं, एक से ज़्यादा। Criminal act done by such person in furtherance of the common intention of all. जो एक्ट किया गया है वो कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में किया जाना चाहिए। कॉमन इंटेंशन इन द सेंस ऑफ अ प्री प्लान अरेंज्ड बिटवीन सच पर्सन, जिन पर्सन्स ने उस एक्ट को किया है कॉमन इंटेंशन के साथ, उनके पहले से ही प्लान बने हुए होने चाहिए। पार्टिसिपेशन इन सम मैनर इन द एक्ट कंस्टिट्यूटिंग द ऑफेंस बाय द पर्सन सॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड। जो उस एक्ट को कंस्टिट्यूट करने के लिए, उस ऑफेंस को कंस्टिट्यूट करने के लिए जिन पर्सन्स ने पार्टिसिपेशन किया है, वो उन सबको प्रोसिक्यूटेड किया जाना चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम ऑल द पर्सन मस्ट बी नेसेसरी। जो उस क्राइम को कमीशन के टाइम पे फिजिकल अपीयरेंस जो है वो नेसेसरी होनी चाहिए, बट फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑल इज नॉट नेसेसरी इन सम केसेस। मतलब कि उस ऑफेंस को करने के लिए जितने पर्सन की कॉमन इंटेंशन थी, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी की फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पर हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कहीं और से उस एक्ट को सपोर्ट कर रहा है, या किसी की कहीं और से उसकी हेल्प चल रही है, तो जितने भी पर्सन्स हैं वो उस क्राइम को करते टाइम सभी वहाँ पर प्रेजेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस है, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर AIR 1925। इसको पोस्ट ऑफिस केस के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस केस सम पीपल प्लान्ड अ रॉबरी इन द पोस्ट ऑफिस। इसमें कुछ लोग जो हैं पोस्ट ऑफिस में रॉबरी करने की प्लानिंग करते हैं, और इसमें जो वन ऑफ देम है, बारेंद्र कुमार घोष वाज सपोज टू वेट आउटसाइड टू मेजर द डेंजर एंड टू इन्फॉर्म। इसमें जो बारेंद्र कुमार घोष है उसको बाहर पहरेदार बनाकर खड़ा कर दिया जाता है कि हम अंदर चोरी करेंगे, अगर बाहर से पुलिस आए या बाहर से कोई खतरा हो तो आप हमें इन्फॉर्म कर देना। द पोस्ट ऑफिसर वॉज वर्किंग विद द मनी एंड वन ऑफ द रोबर्स शॉट हिम इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ही डाइड। इसमें ये क्या होता है कि पोस्ट ऑफिसर के पास पैसा होता है, उसमें से एक रॉबर उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। एवरीवन इवेट द सीन बट बारेंद्र कुमार घोष वाज कॉट। सब भाग जाते हैं लेकिन बारेंद्र कुमार घोष जो है वो पकड़ा जाता है। इसमें जस्टिस लॉर्ड सोमेनार थे जिन्होंने ये कहा कि दे ऑल्सो सर हु स्टैंड और वेट एंड कन्विक्ट हिम अंडर सेक्शन 302 IPC। इसमें इन्होंने ये बोला गया कि जो बाहर खड़े होकर सिर्फ वेट कर रहे होते हैं वो भी कॉमन इंटेंशन का पार्ट होते हैं, तो वो भी उसी तरह लाइबल होंगे जैसे बाकी सब लाइबल हैं। महबूब शाह वर्सेस एम्परर इसका नेक्स्ट लीडिंग केस है, जिसे
इंडस रिवर केस के नाम से भी जाना जाता है। डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सेम इंटेंशन वाज हेल्ड इन द इंडस रिवर केस। इसमें कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन के को का डिफरेंस बताया गया था। इसमें अलाहाबाद एंड हमीदुल्ला बोथ रीच अनदर विलेज थ्रू द इंडस रिवर एंड स्टार्ट कटिंग ग्रास एंड क्रॉप्स। इसमें ये हुआ था कि इसमें 2 पर्सन थे, अलाहाबाद और हमीदुल्ला। ये दोनों जो इंडस रिवर है उसको पार करके एक दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं और वहां पर जो भी उनकी क्रॉप्स होती हैं, जो भी उनकी घास फसलें होती हैं, उन सबको काटना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, वहीं उसी रिवर में अ, हुसैन शाह जो है वो नहा रहा होता है और वो उनको वार्न करता है कि आप अ, ग्रास और क्रॉप्स की कटिंग ना करें। लेकिन वो फिर भी करते रहते हैं। तो उसमें एक पर्सन होता है गुलाम कासिम, वो रुककर उन पर हमला कर देता है, यानी कि उन लोगों को पर अटैक कर देता है, उनको पीटना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है कि जो अलादद और हमीदुल्लाह जो होता है वो दोनों मिलकर गुलाम कासिम को पीट देते हैं। अब गुलाम कासिम जो है वो अपना अ, रोना पीटना शुरू कर देता है, जिससे महबूब शाह जो और वली शाह हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, जो कि वहां पर ऑन द स्पॉट पहुंचे हुए होते हैं। महबूब शाह गुस्से में आकर मतलब गुलाम कासिम को पिटा हुआ देखकर हामिदुल्लाह पर गोली चला देता है, जिससे कि वो इंजर्ड हो जाता है और महबूब शाह जो है वो पकड़ा जाता है। वली शाह शॉट अलादाद एंड ही डाइड, वली शाह एस्केप्ड। इसमें क्या होता है कि वली शाह तो भाग जाता है गोली मारकर, लेकिन महबूब शाह पकड़ा जाता है। तो इसमें लोअर कोर्ट ने ये कहा कि महबूब शाह जो चार्ज हुआ वो मर्डर के लिए चार्ज हुआ एंड अटेम्प्ट टू मर्डर एंड कन्विक्ट हिम फॉर 7 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और उसको 7 साल की सजा दी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको मर्डर के लिए लायबल किया। प्रिवी काउंसिल ने ये कहा कि हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉमन इंटेंशन, यहाँ कोई कॉमन इंटेंशन नहीं थी, कन्विक्ट हिम ओनली फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, और प्रिवी काउंसिल ने उसे सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल किया। इसमें नेक्स्ट केस है ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIA 1955। इसमें ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कॉमन इंटेंशन है, यानी कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स जो हैं, वो ऑन द स्पॉट भी क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट केस है इसमें श्रीकांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIA 1955। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एसेंस ऑफ सेक्शन 34 नाउ सेक्शन 3 clause 5 of the BNS is that the accused must be physically present at the actual commission of the offense and must also participate in the commission of it। इसमें ये बोला गया है कि किसी एक्ट को अक्यूज का फिजिकली प्रेजेंस होना किसी ऑफेंस के कमीशन में जरूरी है, एंड मस्ट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द कमीशन, और उसने उस क्राइम के कमीशन में पार्टिसिपेट भी किया हो। नेक्स्ट केस है इसमें जेम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIA 1960। इट वाज हेल्ड दैट टू इन्वोक सेक्शन 34 नाउ सेक्शन, अब कौन सा सेक्शन है ये, सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ BNS। अब ये BNS का सेक्शन 3 क्लॉज 5 है, ये सेक्शन 34 IPC का है। इट वॉज हेल्ड दैट टू इन्वोक सेक्शन 34 सक्सेसफुली पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल पीपल इन डूइंग द एक्ट एंड नॉट मेयरली in its planning is necessary, but the participation need not in all cases be by physical presence। इसमें ये बोला गया कि सेक्शन 34 को अप्लाई करने के लिए इस एक्ट में, इस अधिनियम में कई लोगों की भागीदारी आवश्यक है, कि बहुत सारे लोगों का इसमें होना ज़रूरी है। और ये सिर्फ इस योजना में, बल्कि यह भागीदारी सभी मामलों में भौतिक उपस्थिति से नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो बहुत सारे लोग मिलकर इस सेक्शन 3 क्लॉज 5 में किसी एक्ट को कमिट कर रहे हैं, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग हैं वो सब फिजिकली कमीशन ऑफ क्राइम के टाइम पर प्रेजेंट हो। क्लॉज 6 कहता है वेन एवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल only by reason of its being done with the criminal knowledge or intention is done by several person, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। इसमें ये बोला गया है कि कोई एक्ट इस बात से सिर्फ क्रिमिनल नहीं हो जाता
कि ऑफ इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन। कोई एक्ट किसी क्रिमिनल नॉलेज या क्रिमिनल इंटेंशन के साथ बहुत सारे लोगों द्वारा किया जाता है, तो ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइन्स इन द एक्ट, उस एक्ट को ज्वाइन करने में एवरी पर्सन विद सच नॉलेज और इंटेंशन इज लायबल फॉर द एक्ट। इसमें ये बोला गया कि बहुत सारे लोग एक क्रिमिनल इंटेंशन और क्रिमिनल नॉलेज के साथ किसी एक्ट को करते हैं, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि सभी पर्सन जो थे, वो जितने भी लोग उस एक्ट में शामिल थे, उन सबकी क्रिमिनल नॉलेज थी और उन सबको क्रिमिनल इंटेंशन थी। तो उसमें हर एक पर्सन उस क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के लिए लायबल होगा। क्लॉज 7 ये कहता है वेयर एवर the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, is to be understood that the causing of that effect partly by an act partly by an omission is the same offense। इसमें ये बोला गया कि जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा यानी कि किसी ओमिशन द्वारा किसी परिणाम को कारित किया जाता है, तो उस रिजल्ट को कारित करने के लिए, उस रिजल्ट को कॉज करने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं, वहाँ ये समझा जाएगा कि उसका जो कुछ एक्ट था, कुछ उसने जो ये क्राइम कमिट किया है, वो पार्टली बाय कमीशन था और पार्टली बाय ओमिशन था, यानी कि उसका ये एक्ट जो था वो कुछ उसने एक्ट करके कमिट किया है और कुछ ओमिशन करके किया है। अब यहाँ पर इसका एक इलस्ट्रेशन चलता है, ए इंटेंशनली कॉजेज जी डेथ। ए जो है वो जी की डेथ कॉज कर देता है, पार्टली बाय illegally omitting to give जी फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जी, ए हैज कमिटेड मर्डर। अब जो ए है वो जी की डेथ को कैसे कॉज करता है, कुछ उसकी पिटाई कर कर, कुछ उसको खाना ना देकर, जिसकी वजह से जी की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर ए मर्डर के लिए लायबल है। क्लॉज 8 कहता है व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, कि कोई ऑफेंस सेवरल एक्ट्स से मिलकर बना है। whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those act, और उसमें कोई इंटेंशनली कोऑपरेट करता है उस ऑफेंस को कमिट होने के लिए, उस ऑफेंस के कमीशन में किसी भी एक एक्ट को करके, चाहे वो अकेले उस एक्ट को करे या वो जॉइंटली करे किसी पर्सन के साथ होकर, कमिट्स दैट ऑफेंस, वो उस एक्ट को कमिट करता है, तो यहाँ पर वो भी लायबल माना जाएगा। क्लॉज 9 कहता है वेयर सेवरल पर्सन आर इंगेज और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट। यहाँ बहुत सारे लोग इंगेज हैं, कंसर्न हैं एक क्रिमिनल एक्ट के कमीशन में। दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। अब यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी एक्ट को कमिट करते हैं, लेकिन उस एक्ट में इंगेज होते हैं, उस एक्ट में कंसर्न होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए भी लायबल हो सकते हैं। कैसे? उसका एग्जाम्पल है ए अटैक्स Z under such circumstances of grave provocation, that is killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder. B having ill will towards Z and intending to kill him and not having been subjected to the provocation, assisting A in killing Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z's death, but B is guilty of murder and A is guilty of only culpable homicide. इसमें यहाँ बोला गया है कि A और B जो है वो मिलकर Z की डेथ कॉज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ जो A है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होता है और B मर्डर के लिए लायबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A की जो थी वो ग्रेव प्रोवोकेशन में जी की डेथ कॉज करता है और बी जो है वो जी को मारना चाहता था, उसकी इल विल इंटेंशन थी, तो यहाँ पर इसलिए बी मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा और ए कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।